Hello everyone, welcome to my channel Management की पाठशाला. So today we are going to discuss Financial Appraisal 2. Contents in this we are going to discuss Projected Income Statement. यहाँ पर हम लोग Projected Income Statement के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद Projected Funds and Cash Flow Statement के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद at the last और अंतिम में हम लोग Preparation of Detailed Project Report के बारे में पढ़ेंगे. Now अब हम यहाँ पर देखेंगे Projected Income Statement होता क्या है. A projected income statement shows profit and loss for a specific future period. Projected income statement जो हमें प्रॉफिट और लॉस जो आगामी फ्यूचर में यानी भविष्य में जो होने वाला फ्यूचर और लॉस होगा उसके बारे में हमें जानकारी देता है. द नेक्स्ट क्वार्टर और द नेक्स्ट फिस्कल ईयर यानी नेक्स्ट क्वार्टर यानी नेक्स्ट 3 महीने के बाद क्या उसमें चेंजेस आएंगे, कितना हमें प्रॉफिट होगा, कितना उस पर्टिकुलर से लॉस होगा या कि फिर नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या क्या चेंजेस होंगे. फॉर इंस्टेंस इट यूजेस द सेम फॉर्मेट एज ए रेगुलर इनकम स्टेटमेंट. और यहाँ पर हम लोग सेम फॉर्मेट जो हम लोग रेगुलर इनकम स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं वही हम लोग प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट. प्रोजेक्ट का मतलब होता है हम लोग प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं, हम लोग उसको एस्टिमेट करते हैं कि एस्टिमेट कॉस्ट हमारा कितना आएगा. किसी भी चीज़ को किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके पीछे हमें कितना कॉस्ट खर्च करना होगा. बट guesstimating the future rather than crunching numbers from the past. हम आगे देखेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तक कि पिछले नंबर पे यानी पास्ट के नंबर पर हम देखेंगे. इट्स ऑल्सो नोन एज ए बजटेड इनकम स्टेटमेंट और इसे हम बजटेड इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं. यानी बजट इनकम स्टेटमेंट यानी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम कितना अमाउंट जो है या कितनी इनकम जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे हमें इस बात का पता चलता है कि उससे हमने इनकम कितना जनरेट किया है. तो हम बजटरी इनकम जितना हमने बजट प्रिपेयर किया वो इनकम और साथ ही साथ जो हमारा रियल इनकम होगा उस दोनों के बीच हम डिफरेंस देखेंगे कि हमने जो प्लान प्रिपेयर किया था तो वो प्लान हमारा कितना ऑथेंटिक था और उस प्लान से हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया या उस प्लान के अकॉर्डिंग कितनी हमें लॉसेस हुई. A projected income statement is a forecast of how profitable a company will be in the future. और projected income statements एक forecast करते हैं यानी पूर्वानुमान हम लगाते हैं कि कितना profitable यानी कितना फायदेमंद होगा हमारी कंपनी आगे चलकर यानी फ्यूचर में, यानी नेक्स्ट 2 to 3 years में हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, ये जनरेट करेगी. तो फ्यूचर टाइम पीरियड वुड बी ए मंथ और फ्यूचर टाइम पीरियड जो होता है वो हमारा मंथ भी हो सकता है, हमारा क्वार्टर भी हो सकता है यानी 3 months भी हो सकता है, ईयर हो सकता है और सेवरल ईयर्स यानी 1 साल हो सकता है या और सारे साल हो सकते हैं 2, 3, 4, 5. यू शुड इंक्लूड प्रोजेक्टेड इन स्टेटमेंट इन द बिजनेस प्लान. और हमें प्रोजेक्टेड इन स्टेटमेंट को यानी हमने जो भविष्यवाणी की है या हमने जो प्रोजेक्ट किया है, हमने जो एस्टिमेट किया है अपना स्टेटमेंट, उसे हम बिजनेस प्लान में भी शामिल कर सकते हैं. एंड स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर योर कंपनी. और हम जो स्ट्रैटेजिक प्लान यानी हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है अपनी कंपनी का उसमें भी हम उस चीज़ को शामिल कर सकते हैं. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. रेवेन्यू यानी जितना हमारे पास पैसा है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी हमने कितने का सामान बेचा है यानी हमारे पास कितना पैसा आया है और उसमें हमने कितने का सामान बेचा है. तो हमें इस बात से ये पता चलेगा इक्वल्स ग्रॉस मार्जिन. तो हमें ये पता चलेगा कि मार्जिन हमारे पास कितना है यानी एक्स्ट्रा हमारे पास कितना है. You should subtract all other expenses from the gross margin. और उस ग्रॉस मार्जिन से हम और सारे एक्सपेंसेस को यानी हमने डेली एक्सपेंसेस या और सारे एक्सपेंसेस को हम वहाँ पर माइनस करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके हमारी नेट इनकम कितनी यानी ओवरऑल इनकम हमारे पास कितनी आई है. फर्स्ट रेवेन्यू इज मनी रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. रेवेन्यू जो है जो पैसा हम सेल यानी किसी भी प्रोडक्ट को बेचकर कोई भी फिनिश्ड गुड्स को हम बेचकर जो पैसा अर्न करते हैं, जो पैसा हम जनरेट करते हैं उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं. इट डज नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स सच एज द गेन और लॉस. और इसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यानी हम यहाँ पर गेन और लॉस की बात नहीं करते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स या हम जो एसेट्स सेल करते हैं यानी अपनी संपत्ति बेचकर जो हम अर्न करते हैं या कि फिर लूज करते हैं तो उसे हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे. For example, a manufacturing company may sell its old equipment for more than book value. अगर हमारे पास कोई पुरानी इक्विपमेंट है, कोई पुराना मशीनरी है और उसे मैं बुक वैल्यू यानी हमारी जो वैल्यू है यानी हमारा जो रिकॉर्डेड वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा कीमत में बेचता हूँ, द कंपनी डजंट रिकॉग्नाइज द गेम एज रेवेन्यू. तो कंपनी यहाँ पर उस चीज़ को गेन नहीं कहेगी या उस पैसे को वो फ़ायदा नहीं कहेगी, उस पैसे को वो रेवेन्यू जो हमने वहाँ से जनरेट किया है उसे वो फ़ायदा में नहीं दिखाएगी. बट इट डज एड इट टू द इनकम लाइन एट द एंड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. बट हाँ
एट लास्ट में हम यहाँ पर जो इनकम लाइन ऐड करेंगे वहाँ पर हम इस चीज़ को शामिल कर सकते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट को कि हमने एक पर्टिकुलरली मशीन बेचकर इतना वैल्यू अर्न किया है। डेवलपिंग द रेवेन्यू फॉरकास्ट, और हम जो रेवेन्यू फॉरकास्ट को डेवलप करते हैं वो इसलिए करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज ए प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, और उसका पहला कदम जो होता है वो होता है प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाना। यानी हम एक प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमें कितना आएगा, एक एस्टिमेटेड इनकम हम डिसाइड करते हैं, ये कि एस्टिमेटेड इनकम हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि आगे चल के हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा होने वाला है। द प्रोजेक्शन में बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर सेल्स, और ये जो प्रोजेक्शन है ये पिछले महीने के यानी अगले साल पिछले साल जो हमने सेल्स किया है उसका हम देखेंगे रिकॉर्ड कि हमारी कितनी वैल्यू हुई थी या हमने कितना प्रॉफिट वहाँ से जनरेट किया है। सेल्स बाय ईच प्रोडक्ट इफ़ देयर इज़ मोर देन वन और इंक्रीमेंटल ग्रोथ बेस्ड ऑन ऑब्टेनिंग न्यू कस्टमर्स, और वहाँ पर हम हर एक प्रोडक्ट के बेसिस देखेंगे, वहाँ हम प्रोडक्ट बेस पर देखेंगे कि हमने कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंटल ग्रोथ किया, हमने कितना ज़्यादा ग्रोथ किया, जो हमारे नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं उनसे हमने कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब हम यहाँ पर देखते हैं बिगिनिंग मटेरियल्स प्लस परचेज मटेरियल्स लेस एंडिंग मटेरियल्स इक्वल्स मटेरियल यूज्ड। बिगिनिंग मटेरियल यानी हमने जो स्टार्टिंग में कौन कौन से मटेरियल को यूज़ किया, प्लस परचेज मटेरियल हमने जो मटेरियल खरीदा उसे हम ऐड करेंगे, माइनस एंडिंग मटेरियल्स हमारा जो मटेरियल खत्म हो जाएगा उसे हम माइनस करेंगे, इज इक्वल टू मटेरियल यूज्ड, और हमें इसके बराबर हो जाएगा हमारा मटेरियल यूज, यानी हमने कितना मटेरियल का यूज़ किया है, यानी कितने हमने रॉ मटेरियल का यूज़ किया है या सेमी फिनिश गुड्स का यूज़ किया है। मटेरियल्स यूज्ड प्लस मैन्युफैक्चरिंग लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यानी मटेरियल को जो हम यूज़ किए हैं उस प्लस वहाँ पर हम उससे ऐड करेंगे लेबर कॉस्ट, यानी एक फैक्ट्री में जो लेबर काम किया है लेबर की भी जो एक्सपेंसेस है उसे हम ऐड करेंगे। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के ऊपर जो कोई अगर लोड वगैरह है यानी कोई अगर लोन वगैरह है उसे भी हम ऐड करेंगे, इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और तभी हमें पता चलता है यहाँ से कि हम जो गुड्स बेचे वो कितने का गुड्स बेचे। व्हाट्स डिफरेंट अबाउट ए मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, क्या एक दूसरे से अलग है कि मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेशन गुड्स सोल्ड जो है उसे हम कंपेयर करते हैं रिटेल ऑपरेशन से, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है और हमारा रिटेल ऑपरेशन है, इन दोनों के बीच हम डिफरेंस देखते हैं। इट इज़ द इंक्लूजन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लेबर एंड ओवरहेड, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर है यानी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट है और हमारे पास ओवरहेड है इसे भी हम इंक्लूड करते हैं रिटेल ऑपरेशन के अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स परसेंटेज, हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कितने कॉस्ट का कितनी प्राइस का हम गुड्स बेच रहे हैं डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, कितना गुड हमने कलेक्ट किया, तो उससे हमें ये पता चलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज कि हमने जो भी सामान बेचा है या हमने जो गुड्स को सेल किया है उसकी क्या परसेंटेज है। वंस यू हैव प्रोजेक्टेड द रेवेन्यू, एक बार हम अगर रेवेन्यू को प्रोजेक्ट कर लिए कि इतना हमें अमाउंट आना है, यू मे कैन मल्टीप्लाई इट बाय द मोर रिसेंट एक्चुअल कॉस्ट, और उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे जो एक्चुअल परसेंटेज है हमारी, जो एक्चुअल गुड्स सोल्ड की परसेंटेज है, टू अराइव ए प्रोजेक्टेड डॉलर अमाउंट, ताकि हम एक डॉलर अमाउंट पर एक अच्छे पोजीशन तक हम पहुंच सकते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखकर। नाउ ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर गुड्स पर हमें मार्जिन कितना आया, यानी एक्स्ट्रा पैसा कितना बचा। कैलकुलेट ग्रॉस मार्जिन बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू, और हम ग्रॉस मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू हमारे पास कितना आया है, इनकम हमारे पास कितनी आई है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस कर देंगे, तो रेस्ट मनी जो बचेगा वो हमारा मार्जिन होगा, यानी एक्स्ट्रा मनी होगा। Another way to project gross margin is to use what historically has been the gross margin percentage. हमारे पास कोई एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसके थ्रू की ऐतिहासिक तौर पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज हमारी कितनी है। फॉर एग्जांपल, if the gross margin has been 36%, 35% and 37% from the last 3 years, अगर हम ये देखते हैं कि एक फर्स्ट ईयर जो हमारा 36% है, सेकेंड ईयर हमारी 35% है और थर्ड ईयर हमारी 37% है, इट्स रीजनेबल टू यूज़ ए फिगर ऑफ 36%, तो हमारे लिए ये रीजनेबल है, हमारे लिए कारण होगा 36% के फिगर को देखना, टू प्रोजेक्ट द अपकमिंग ईयर्स, ताकि हमारा आगे जो साल आएगा हमारा उसमें हम कितने ग्रॉस मार्जिन को कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास कितना ग्रॉस मार्जिन आ रहा है। मल्टीप्लाई द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बाय प्रोजेक्टेड रेवेन्यू टू फॉरकास्ट द ग्रॉस मार्जिन,
हम यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन की जो परसेंटेज है उसे प्रोजेक्टेड रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि उससे हम ग्रॉस मार्जिन की जो फोरकास्टिंग है, पूर्वानुमान है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितना फ़ायदा वहाँ से होने वाला है। नाउ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, सब्ट्रैक्ट ऑल द अदर एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस मार्जिन टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम कोई भी एक्सपेंसेस जो है, कोई भी खर्च जो है जो ग्रॉस मार्जिन में है उसे हम माइनस कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा हमारी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है। यानी जो हमने ऑपरेशन किया है, यानी हमने जो डेली एक्टिविटीज़ पर या डेली एक्सपेंसेस किए हैं, तो वहाँ से हमें कितना फ़ायदा आ रहा है। दोज एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, और इस एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं वेजेस अदर देन द फैक्ट्री लेबर, वेजेस जो भी हम फैक्ट्री लेबर को देते हैं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी ऑफिस को चलाने के लिए जो खर्च होता है या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, एंड जनरल एक्सपेंसेस, और साथ में जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, लीज पेमेंट्स, हम जो पेमेंट्स करते हैं लीज के लिए, इंश्योरेंस, हम जो इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट, हम जो मार्केट में गुड्स को सेंड करते हैं उसकी कॉस्ट, डिप्रिशिएशन, हमारी जो मशीन डिप्रिशिएट करते हैं उसकी वैल्यू कम होती है, एंड एमोर्टाइजेशन, और साथ ही साथ एमोर्टाइजेशन को भी हम लोग देखते हैं। यू प्रोजेक्ट दीज एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन व्हाट द कंपनी डिड लास्ट ईयर, और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम ये देखते हैं कि हमने कितना खर्च किया है लास्ट ईयर, यानी पिछले साल हमने कितना खर्च किया, एंड एडजस्टिंग फॉर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और हमने कितना इंक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया है, सच एज एडिंग न्यू कस्टमर सर्विस, एडिशनल कस्टमर सर्विस स्टाफ, हमने जो एडिशनल कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स या कस्टमर स्टाफ को या सर्विस सेंटर्स को हमने जो डेवलप किया है, तो उससे मेरा क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। टू हैंडल ए प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन सेल्स, तो उससे मेरे सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरी सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है, इस पर भी हम फोकस करते हैं। नाउ इनकम, what's left after subtracting the operational expenses from the gross margin is the income for the company। जो भी बच जाता है जब हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को ग्रॉस मार्जिन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास जो इनकम बचता है वो हमारी कंपनी का ओरिजिनल इनकम है। नाउ इफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, या कि पार्टनरशिप है, या कि सोल प्रोप्राइटरी है, या कि फिर कॉरपोरेशन है, द नेट इनकम इज नॉट टैक्स्ड बाय द इंटरनल रेवेन्यू, तो यहाँ पर जो हमारी नेट इनकम है उसमें हम टैक्स नहीं देखते हैं कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की, सिंस इट पासिस थ्रू टू द शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के पास जाता है, पार्टनर्स के पास जाता है, और उसके साथ साथ ऑनर्स के भी पास जाता है। एसी कॉरपोरेशन पेज टैक्सेस टू ऑन द इनकम जनरेटर, और सी कॉरपोरेशन जो है वो टैक्स पे करता है जिससे इनकम आता है, जिस सोर्स से इनकम आता है उस पर वो टैक्स पे करता है। इफ देयर इज अ मनी लेफ्ट आफ्टर टैक्स हैज बीन पेड, अगर कोई पैसा टैक्स देने के बाद बचता है, द सी कॉरपोरेशन मे पे डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, और उसके बाद जो पैसा बचता है तो सी कॉरपोरेशन क्या करेगा, डिविडेंड देगा, अपने शेयर होल्डर्स को जो है उस हिस्सेदारी देगा, और रिटेन द मनी टू फंड फ्यूचर ग्रोथ, या कि फिर वो मनी को रिटेन कर लेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि फ्यूचर में जो है वो कंपनी ग्रो करे। नाउ प्रोजेक्टेड फंड्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्टेड फंड और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ए प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्टेड कैशलेस स्टेटमेंट जो हमारा होता है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो के बारे में, यानी कितनी कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई है और कितनी मनी जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गई है। टू डिटरमाइन व्हेन, हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग कैश डेफिसिट और सरप्लस विल एग्जिस्ट, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कब, कितने मात्रा में, कब, कितने मात्रा में और कितने समय के लिए हमारे पास कैश की डेफिसिट है यानी कैश की कमी है, या हमारे पास कैश सरप्लस है यानी एक्स्ट्रा कैश है, विल एग्जिस्ट फॉर ए फार्म बिजनेस ड्यूरिंग एन अपकमिंग टाइम पीरियड। और ये जो हमारे पास एग्जिस्ट होता है, इससे हम ये देखते हैं कि अपकमिंग टाइम पीरियड यानी आगे जो समय आने वाला है या आगे जो साल आने वाला है, हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। दैट इंफॉर्मेशन कैन देन बी यूज टू जस्टिफाई लोन रिक्वेस्ट,
और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें जस्टिफाई करने के लिए है कि हम लोन रिक्वेस्ट लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। डिटरमाइन रीपेमेंट शेड्यूल, हम लोग यहाँ पर ये भी डिटरमाइन करते हैं, ये भी देखते हैं कि हम रीपेमेंट शेड्यूल कब कब रखें, कब कब हम पे कर सकते हैं अपनी लोन की अमाउंट। एंड प्लान फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ हम ये भी प्लान बनाएंगे कि हम छोटे टाइम के लिए जो है इन्वेस्ट करके रखें ताकि हम उससे रिटर्न ले सके। दिस पब्लिकेशन फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग ए प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन मैनेजिंग द फार्म बिजनेस, और हम यहाँ पर पब्लिश करने में भी हमें पब्लिश करने में भी ये फोकस करेगा, ये हेल्प करेगा प्रिपेयर करने में भी, और साथ ही साथ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए ताकि हम अपनी फर्म की जो बिजनेस है उसे हम मैनेज कर सकें। नाउ कैश इनफ्लोज इंक्लूड कैश ऑपरेटिंग एंड कैश कैपिटल रिसिप्ट। कैश इनफ्लो जो हमारा है वो ऑपरेटिंग कैश है हमारा, जो हम डेली बेसिस पर ऑपरेट करते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट, और जो कैपिटल हमारे पास है इन दोनों चीज़ को हम देखते हैं। एंड कैन इंक्लूड नॉन फॉर्म एज वेल एज फॉर्म रेवेन्यूज, और यहाँ पर नॉन फॉर्म यानी जो फॉर्म के अंदर फॉर्म का नहीं है, या एज वेल एज फार्म रेवेन्यूज, चाहे फार्म का हो या फार्म का ना हो, जो भी रेवेन्यूज है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। नाउ कैश आउटफ्लो यूजुअली इंक्लूड सच एज फार्म ऑपरेटिंग, फार्म की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कैश कैपिटल आउटलेज, कैपिटल जो हमारा बाहर है, फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस, फैमिली के लिविंग के लिए जो हम खर्च करते हैं, एंड लोन पेमेंट्स, और लोन पर जो पेमेंट होता है, लोन की जो अमाउंट पे की जाती है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। However, if the firm operating is completely separated from the family, और ये जो फर्म की जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल फैमिली से डिफरेंट होती है, फैमिली से अलग होती है। लिविंग एक्सपेंसेस वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जो हमारी लिविंग एक्सपेंसेस है, जो हमारे रोजमर्रे के खर्च है, जो हम घर में खर्च करते हैं, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में खर्च नहीं करेंगे। फॉर द फार्मिंग ऑपरेशन, जो हम फार्म के ऑपरेशन में इंक्लूड करते हैं, उसे हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन अरेंजमेंट वुड बी ए फार्म दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड पेज सैलरी टू फैमिली मेम्बर्स। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकॉर्पोरेटेड, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड फर्म नहीं है और फैमिली मेम्बर्स को वो सैलरी पे करता है, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कैश आउटलेज, और इस लिस्ट इसमें जो है हम कैपिटल आउटलेज के लिस्ट में से देखेंगे आर डेप्ट रीपेमेंट कमिटमेंट, और साथ में हम डेप्ट रीपेमेंट भी, यानी हमने जो उधार लिया उसके पेमेंट, उसके जो रीपेमेंट यानी फिर से जो हम पेमेंट करेंगे उसकी कमिटमेंट डेट भी हम देखेंगे कि कब हम कमिट कर रहे हैं उससे, ताकि उस पर्टिकुलर डेट को हम पेमेंट करें। बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट भी और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर पर क्या इंटरेस्ट रेट लगा है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्टिंग कैश फ्लो, अब हम यहाँ पर इसके एडवांटेज देखेंगे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो के। एस्टिमेटिंग एंटिसिपेटेड कैश फ्लो प्रोजेक्शन कैन हेल्प बूस्ट योर बिजनेस सक्सेस, और अगर हम कैश फ्लो को एस्टिमेट कर लेंगे तो हमारे ये बिजनेस को ग्रो करने में, हमारी बिजनेस को बढ़ाने में ये काफ़ी हेल्प करता है। प्रोजेक्टिंग कैश फ्लो हैज़ मैनी एडवांटेजेस, सम प्रॉस ऑफ क्रिएटिंग ए कैश फ्लो प्रोजेक्शन इंक्लूड्स बीइंग एबल टू, यहाँ पर कई सारे एडवांटेज ये हैं कैश फ्लो में, कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ फेवर्ड भी हैं, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। प्रिडिक्ट कैश शॉर्टेज एंड सरप्लसेस, यहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कैश की कितनी शॉर्टेज है, कितनी कमी है, ये हमारे पास, और सरप्लसेस, और यह कहाँ हमारे पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है। सी एंड कंपेयर बिजनेस एक्सपेंसेस, हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ कंपेयर करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि बिजनेस की एक्सपेंसेस जो बिजनेस का जो खर्च है और इनकम जो आ रहा है, यानी खर्च जो हम कर रहे हैं या हमारे पास जो इनकम आ रहा है वो किस पीरियड में आ रहा है, कितना टाइम इंटरवल पर हमारे पास आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। वो हमें ये पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कंपनी की वो किस तरह की है। एस्टिमेट इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस चेंज, यहाँ पर हम जो बिजनेस चेंज करते हैं उसका भी असर देखते हैं। एग्जांपल हायरिंग एन एम्प्लॉय, हम जो एम्प्लॉय हायर करते हैं उसका भी हम असर देखेंगे, अगर हम एम्प्लॉय हायर करते हैं उसका हमारे बिजनेस पर क्या असर पड़ता है। प्रूव टू लैंडर्स योर एबिलिटी टू रिपे इन टाइम, हमें अपने लैंडर को जो देनदार हैं जिसे हमें देना है, हमें ये प्रूफ करना होगा कि हमारे पास ये एबिलिटी है, हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम टाइम पर वो पैसा रिपे कर दें। नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ़ यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट, एग्जांपल कटिंग एक्सपेंसेस, हम ये भी देखते हैं कि हम यहाँ पर एडजस्टमेंट भी करते हैं, यानी तालमेल भी बैठाते हैं। अगर कहीं पर हमें ये लगता है कि हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर एक्सपेंसेस को कट भी कर सकते हैं। कैश फ्लो प्रोजेक्शन इजंट फॉर एवरी बिजनेस, और कैश फ्लो प्रोजेक्शन जो है हर एक बिजनेस के लिए नहीं है। जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एनालिसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, और कैश फ्लो
प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एनालिस, इसको जब हम एनालाइज करते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम लगाता है एंड कॉस्टली इफ़ डन रॉन्ग, और हमारा काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है अगर ये गलत हो जाता है हमारा। कीप इन माइंड दैट कैश फ्लो प्रोडिक्शन विल लाइकली नेवर बी परफेक्ट, और कैश फ्लो प्रिडिक्शन जो है उसके जो हम प्रिडिक्ट करते हैं तो वो कभी भी सही नहीं होता है, या कभी भी हमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। हाउएवर यू कैन यूज योर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एज अ टूल टू हेल्प मैनेज कैश फ्लो। हाँ, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो का हम लोग एक हथियार की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं कि हाँ ये कि इस तरीके से कि हमारे पास जो कैश फ्लो है उसे हम मैनेज कर सकें, उसे सही तरीके से हम यूज़ कर सकें। द बॉटम लाइन इज योर कैश प्रोजेक्शन गिव यू ए क्लियर पिक्चर, और हमारी जो सबसे निचली स्तर है वहाँ हम देखते हैं कि कैश प्रोजेक्शन जो है वो हमें क्लियर पिक्चर देता है कि हमारी बिजनेस कितनी हेड हम कर रहे हैं या कितना आगे हम जा रहे हैं, एंड इट कैन शो यू वेयर यू नीड टू मेक इम्प्रूवमेंट्स एंड कट कॉस्ट। और यहाँ पर ये भी हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ पर हमें कॉस्ट कटिंग की ज़रूरत है। नाउ कैलकुलेट प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। अब हम कैसे कैश फ्लो को कैलकुलेट करेंगे। यू नीड टू गेट रिपोर्ट्स डिटेलिंग योर बिजनेस इनकम। हमें पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए कि हमारे बिजनेस की इनकम क्या क्या है, कहाँ से आ रही है, एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम योर अकाउंटेंट, या हम जो खर्च कर रहे हैं ये हमें अपने अकाउंटेंट से लेंगे, अपने अकाउंटिंग बुक्स से लेंगे और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम यू वांट टू प्रेडिक्ट। और हम वहाँ पर टाइम फ्रेम फिक्स करेंगे किस समय के लिए हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। यू माइट नीड टू गैदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो इसे हम 5 स्टेप्स में डिवाइड किए हैं। तो 5 स्टेप्स को हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट, फाइंड योर बिजनेस कैश फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए स्टार्टिंग में जो हम कैश यूज़ कर रहे हैं वो कितने समय के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड, एस्टिमेट इनकमिंग कैश फॉर नेक्स्ट पीरियड। अब हम ये एस्टिमेट करेंगे कि इनकमिंग कैश हमारे पास कितने कैश आ रहे हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए। एस्टिमेट एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट पीरियड, हम ये भी एस्टिमेट करेंगे, हम ये भी अनुमान लगाएंगे कि अगले मंथ जो है या अगले पीरियड में जो है हमारा कितना पैसा जाएगा, हमें कितने पैसे खर्च होंगे हमारे। सब्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम, हम एस्टिमेटेड इनकम से एक्सपेंसेस जो है इनकम से जो है एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ऐड कैश फ्लो टू ओपनिंग बैलेंस, और अब हम कैश फ्लो को जो है ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे। डिटरमाइन इफ यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट, हम लोग डिटरमाइन करेंगे यानी कटिंग एक्सपेंसेस को। कैश फ्लो प्रेजेंट, फाइंड योर बिजनेस कैश फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग पीरियड के लिए जो कैश यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसे देखेंगे। टू कैलकुलेट योर कैश फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, स्टार्टिंग पीरियड से जो है हमने कितना कैश यूज़ कर रहा है हम उसको देखेंगे। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस पीरियड एक्सपेंसेस, हम जो पिछले पीरियड है या पिछला ईयर है उसके एक्सपेंसेस को जो है हम माइनस करेंगे यहाँ पर इनकम से। तो कैश एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड इज इक्वल टू प्रीवियस पीरियड्स इनकम, हमारी जो प्रीवियस पीरियड की इनकम है, प्रीवियस मंथ की जो इनकम है माइनस प्रीवियस पीरियड एक्सपेंसेस, और उसके साथ साथ हमने पहले पीरियड की जो हमारी एक्सपेंसेस हुई है, जो खर्च हुआ है, इसे भी हम माइनस करके रखेंगे। सेकंड, एस्टिमेट इनकम कैश फॉर नेक्स्ट पीरियड, आगे जो है आगे पीरियड में हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, हमें कितना कैश आने वाला है। नेक्स्ट, यू नीड टू प्रेडिक्ट हाउ मच कैश विल कम इनटू योर बिजनेस, हमारे बिजनेस में कितना कैश आने वाला है ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड में हमारे पास कितना कैश आने वाला है। इनकमिंग कैश इंक्लूड थिंग्स लाइक रेवेन्यू, सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, लोन्स एंड मोर। इनकमिंग कैश जो है वो इंक्लूड कर सकता है रेवेन्यू, हमें जो रेवेन्यू आता है, सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, हम जो क्रेडिट पे जो सेल्स किए हैं यानी उधार पे जो सामान को बेचे हैं, फिर लोन, हम जो लोन लिए हैं, या और भी बहुत कुछ। यू कैन फॉरकास्ट फ्यूचर कैश बाय लुकिंग एट ट्रेंड्स फ्रॉम प्रीवियस पीरियड्स, हम ये भी फॉरकास्ट करते हैं, हम ये भी अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर कैश जो है यानी भविष्य में जो कैश है, हम ये भी ट्रेंड देखते हैं कि हमारे पास कितना कैश आने वाला है प्रीवियस पीरियड को देखने पे। बी श्योर टू अकाउंट फॉर एनी चेंजेस और फैक्टर्स, हम ये श्योर होंगे, अपने अकाउंट को देखेंगे कि कोई चेंजेस या कोई फैक्टर्स में तो कहीं डिफर नहीं आ रहा प्रीवियस पीरियड में। एग्जांपल, न्यू प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स है तो हम देखेंगे कि कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस तो नहीं आया, कहीं कुछ ज़्यादा चेंजेस तो यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड, एस्टिमेट एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट पीरियड, हम अगले पीरियड के लिए
अगले मंथ के लिए एक्सपेंसेस भी देखेंगे, हमें कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। थिंक अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस यू विल पे नेक्स्ट पीरियड। हम ये भी देखेंगे, ये भी सोचेंगे कि हमें आगे जो है कितना खर्च करना है। कंसीडर थिंग्स लाइक रॉ मटेरियल पे हमें कितना खर्च करना पड़ रहा है, रेंट पे हमें कितना खर्च करना पड़ रहा है, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस एंड अदर बिल्स, तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें कितना खर्च करना पड़ रहा है। फोर्थ, सब्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम। हम एस्टिमेटेड इनकम से जो है अपनी एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। फिफ्थ, ऐड कैश फ्लो टू ओपनिंग बैलेंस। हम ओपनिंग बैलेंस में जो है कैश फ्लो को ऐड करेंगे। आफ्टर यू कैलकुलेट कैश फ्लो की कैलकुलेशन के बाद यू नीड टू ऐड इट टू द ओपनिंग बैलेंस। हम यहाँ पर जो हमारी ओपनिंग बैलेंस है यानी स्टार्टिंग बैलेंस है हमारी, उसमें हम इसे ऐड करेंगे। दिस विल ऑल्सो गिव यू योर क्लोजिंग बैलेंस, और ये हमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी बताएगा। योर क्लोजिंग बैलेंस विल कैरी ओवर टू एक्ट एज योर स्टार्टिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। और हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैरी करेगी आगे जो हमारा आगे पीरियड का जो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस होगा यानी ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा। टू कंप्लीट द नेक्स्ट पीरियड प्रोजेक्टेड कैश फ्लो रिपीट द स्टेप्स फ्रॉम एबव। और नेक्स्ट पीरियड की जो हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो करेंगे तो हम सेम स्टेप्स, जो 5 स्टेप्स हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो अब जैसा कि देख सकते हो हमने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखा है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट को। हमने 4 महीने को देखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओपनिंग बैलेंस हमारे जनवरी में है 8000, फरवरी में 9000, मार्च में 11500 और अप्रैल में 10500। वहीं पर आप हमारी क्लोजिंग बैलेंस को देख, अब यहाँ पर सारे कैलकुलेशंस हमने डिस्कस किया है और सारी चीज़ों को हमने दिया है, जैसे कि कैश इन, जो कैश हमारे पास आ रहा है सेल्स से, उसके टोटल, कैश आउट यानी कैश जो हमारा बाहर जा रहा है, मटेरियल्स, मार्केटिंग, वेजेस, उसके टोटल, और कैश फ्लो हमारा यानी कैश की जो फ्लो की कंडीशन है वो किस तरीके से है। तो द लास्ट क्लोजिंग बैलेंस को भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस यानी जब हमारी बैलेंस क्लोज हो रही है तो वहाँ पर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। 9000, 11500, 10500 और 8500। नाउ क्रिएटिंग ए प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लो। अब हम जो कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करेंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। किन किन चीज़ों को हम यहाँ मेंशन किए। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन कैश फ्लो प्रोजेक्शन, अगर हम अपना कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं, स्टार्ट ड्राफ्टिंग आउट कॉलम्स फॉर योर फ्यूचर पीरियड। तो हमें ड्रॉ करना होगा, कॉलम को ड्राफ्ट करना होगा कि फ्यूचर पीरियड में जो है हम किस तरीके से बनाएंगे। और यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ ए स्प्रेडशीट, या कि फिर हम एक स्प्रेडशीट की तरह इसका एडवांटेज ले सकते हैं टू ऑर्गेनाइज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोजेक्शन। यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पर हम कई सारे कैटेगरीज को देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट, कैश इन, एग्जाम्पल सेल्स। कैश आउट, एग्जाम्पल एक्सपेंसेस। टोटल फॉर कैश इन एंड कैश आउट, यानी कैश इन और कैश आउट का हम वहाँ टोटल मेंशन करेंगे। यूजेस ऑफ कैश, हमने कैश का कहाँ यूज़ किया है। एग्जाम्पल मटेरियल्स। टोटल कैश फ्लो फॉर द पीरियड, टोटल कैश फ्लो कितना था हमारा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। क्लोजिंग बैलेंस, हमारी क्लोजिंग बैलेंस क्या थी। पीरियड्स, एग्जाम्पल मंथ ऑफ जनवरी। पीरियड्स मतलब होता है टाइम पीरियड, जैसा हमने डिस्कस किया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आफ्टर यू ले आउट द सेक्शंस ऑन योर कैश फ्लो प्रोजेक्शन रिपोर्ट, जब हम इसका लेआउट प्रिपेयर कर लेते हैं सेक्शन वाइज प्रोजेक्शन रिपोर्ट की, प्लग इन योर प्रोजेक्ट कैश फ्लो कैलकुलेशन, और उसके बाद हम लोग प्लग इन करते हैं अपनी कैलकुलेशन को। प्रिपरेशन ऑफ DPR, अब हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इज द प्राइमरी रिपोर्ट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। यहाँ पर ये हमारी प्राइमरी रिपोर्ट होती है, स्टार्टिंग रिपोर्ट होती है। हमारा एक तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये होता है कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन द डिटेल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टडी, और हम जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे, ये सारे डिटेल्स जो है हम जो स्टडी करते हैं उस सारे डिटेल्स को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन फिजिबिलिटी स्टडी इज द नीड एनालिसिस। पहली जो स्टडी हम करेंगे डेटा का, वो हमारी नीड एनालिसिस होगी, यानी हमारी ज़रूरत क्या है उस चीज़ को करने की। द पर्पस इज टू डिफाइन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम प्रपोज टू बी डिजाइंड। इसका मकसद है कि हमारी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है ओवरऑल सिस्टम प्रपोज टू बी डिजाइन, हम जो सिस्टम में डिज़ाइन कर रहे हैं या हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं सिस्टम में। द सेकेंड एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। और सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो होती है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। हम अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी सिस्टम को हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी सिस्टम काम करेगी। दिस इज रेफर टू एन एक्टिविटी एनालिसिस, और ये जो है इसे हम एक्टिविटी एनालिसिस बोल सकते हैं, यानी इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्क को परफॉर्म करेंगे।
आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, और ये जो हमारी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट को जब हम प्रिपेयर कर लेंगे, इट इज़ बीइंग रिव्यूड बाय आवर एक्सपर्ट्स, तो हमारी एक्सपर्ट की जो टीम है इसको रिव्यू करेगी इन द कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का वो प्रोजेक्ट होगा उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स इसे रिव्यू करेंगे। इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस द रिपोर्ट इज मॉडिफाइड, अगर किसी भी तरह का डिफरेंस आएगा, किसी भी तरह की अगर चेंजेस आएगी तो रिपोर्ट को मॉडिफाई किया जाएगा और फिर कंसर्न एक्सपर्ट के साथ डिस्कस किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज फर्दर स्टेप इन फॉर्मिंग अप द प्रपोजल, जब हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म वाइज इसके प्रपोजल को देखते हैं। व्हेन एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड, और जब हमारी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो जाती है फंक्शनिंग रिपोर्ट, बेसिस ऑन फंक्शनिंग रिपोर्ट की फंक्शनिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एंड द प्रपोजल इज ए मेजर प्रपोजल, और जब वो प्रपोजल जो है वो मेजर प्रपोजल होगा, इट वुड बी नेसेसरी टू डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद ये हमारे लिए जरूरी होगी कि हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखेंगे टू फॉर्म अप द प्रपोजल फॉर द कैपिटल कॉस्ट, और ये देखेंगे कि प्रपोजल की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फर्म की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी प्रपोजल क्या है, उसका कितना अमाउंट प्रपोजल है, इज ए मेजर प्रपोजल, और वो जो होता है वो मेजर प्रपोजल होता है। इट वुड बी नेसेसरी टू डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू फॉर्म अप द प्रपोजल फॉर द कैपिटल कॉस्ट, और यहाँ पे ये हमारे लिए जरूरी होती है, हम उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखते हैं कि उसके लिए हमारी कैपिटल कॉस्ट कितनी है, उसके लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होगी, एज वेल एज वेरियस फैसिलिटीज, और किस तरह की फैसिलिटीज इसके लिए जरूरी है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ आरबीएसए आर द बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आरबीएसए का वो बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है फॉर फर्दर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ताकि हमारी फर्दर प्लानिंग क्या है और उसके साथ साथ हम हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्योंकि जो भी हमारी फर्दर प्लानिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। कंटेंट्स, अब इसमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे डीपीआर में। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट के से रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देंगे। एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें हम एक्सपीरियंस, वो कितने साल का उनको एक्सपीरियंस है, या क्या क्या उनके पास टैलेंट है, और ये कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। डिटेल्स एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंसर्न, इसमें हम वो तमाम डिटेल्स डालेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल रिजल्ट डालेंगे इंडस्ट्रियल कंसर्न से, अपने प्रमोटर्स के बारे में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, हम यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइनेंस यानी फाइनेंस की कितनी ज़रूरत है, या हमारे सोर्सेज कहाँ कहाँ से हम फाइनेंस ले रहे हैं, इसको हम डालेंगे। गवर्नमेंट अप्रूवल्स, उसके बाद हम गवर्नमेंट की अप्रूवल लेंगे। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, हमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। डिटेल्स ऑफ द रिक्विजिट सिक्योरिटीज़ टू बी गिवन टू वेरियस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, हम वो तमाम चीज़ें जो है वो तमाम डिटेल देंगे कि हम सिक्योरिटीज़ के तौर पर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से जो हम लोन रहे हैं हम उसके सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्टेड प्रो ऑफर्ड प्रोजेक्ट आइडिया इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट टीम्स, हम उसमें और भी जो महत्वपूर्ण है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम वो इन्फॉर्मेशन देंगे मैनेजमेंट टीम से, अपनी जो टीम है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। डिटेल्स अबाउट द बिल्डिंग, हम बिल्डिंग की डिटेल देंगे। प्लांट मशीनरी, इन तमाम डिटेल्स जो है हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। A detailed project report is extremely important in order to turn the idea of your project into a reality. DPR जो हमारा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने जो आइडिया बनाया है उस प्रोजेक्ट को हम रियलिटी में उसे ज़मीन पर लाएं। ए DPR एक्ट्स एज ए लैडर टुवर्ड्स सक्सेस, और ये जो है DPR जो हमारा वो लैडर का काम होता है, हमारी सीढ़ी का काम करता है। जैसे सीढ़ी हमारी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती है उसी तरीके से DPR जो हमारा होता है वो सीढ़ी का काम करता है, और वही प्रोजेक्ट हमें सक्सेस दिलाता है। If the project report is prepared by putting a tremendous amount of efforts into details, और यहाँ पर हम वो प्रिपेयर करेंगे और वो जो भी हम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे या जो भी चीज़ लेंगे उसे हमें डिटेल में मेंशन करना होगा। यू विल श्योरली गेट गुड रिजल्ट्स लेटर, और फिर बाद में हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैनेजिंग द बजट, हम यहाँ पर बजट को मैनेज करेंगे। मैनेजिंग द बजट और एक्सपेंडिचर इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बजट को मैनेज करना या उसका खर्च करना यह आसान काम नहीं है। स्पेशली व्हेन यू हैव टू लुक एट सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, जब हमें कई सारे एस्पेक्ट्स, कई सारी चीज़ों को प्रोजेक्ट के अंदर देखना होता है। हेंस ए DPR कम्स टू योर रेस्क्यू एंड हेल्प्स योर प्लान एंड मैनेज योर बजट। तो DPR हमारे रेस्क्यू के लिए आता है, हमारी मदद के लिए आता है, और हमारी स्ट्रैटेजी और हम बजट को किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस मैनर में मैनेज करेंगे, इसे हमें हेल्प करता है। और साथ ही ये भी हेल्प करता है हमें बजट को सेट करने में, हम अपनी बजट को कितना अमाउंट तक रखें। मिनिमाइजिंग रिस्क, ताकि हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, रिस्क को कम कर सकें। समटाइम्स डिस्पाइट
गिविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, जब हम इस डिटेल्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। रिस्क एंड इश्यूज अराइज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या क्या इश्यूज उभर कर आ रहे हैं जब हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। हेंस इट इज़ क्रूशियल टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस दिस रिस्क, तो हमारे लिए क्रूशियल होगा उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना या उस रिस्क को हमें रिड्यूस करना, कम करना एज मच एज पॉसिबल, सो दैट द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी हैसल्स। और यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि जब हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं बिना किसी रुकावट के हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज़ रिपोर्टिंग द रिस्क टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन दैट मेक्स रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी रिस्क आता है तो इम्प्लीमेंटेशन के पहले हमें उसका रास्ता देख लेना है कि हम किस रास्ता से उससे जाएं कि हमें उससे फ़ायदा हो। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस फॉलोअप, प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है, प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग है या उसका जो प्रोसेस है उसकी फॉलोअप को हम देखें, उसे हम टाइम टू टाइम फॉलोअप करते रहेंगे, देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट कितना ग्रोथ किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट detailed project report is have to be controlled on the project progress. Accordingly one can keep track to the schedule, हम हमेशा शेड्यूल को ट्रैक करेंगे और प्रोजेक्ट की, और एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसे हम ये कर देंगे, उसे मिनिमाइज कर देंगे। नाउ होल्ड ओवर द प्रोजेक्ट, अब हम प्रोजेक्ट को होल्ड करेंगे यानी कुछ समय तक रोक देंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग मेंटेन्स होल्ड ऑफ द हायर अथॉरिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो मेंटेन करेगा हमारी हायर अथॉरिटी सच एज मैनेजर्स ओवर द प्रोजेक्ट, सो दैट दे कैन कीप ए चेक ऑन प्रोग्रेस, ताकि वो जो है इसकी प्रोग्रेस को, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को जो है वो चेक कर सके एंड एलिमिनेट फैक्टर्स दैट कैन कॉज ए हॉल्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हमें ये लगेगा कि कहीं से हॉल्ट आ रही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उस फैक्टर्स को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, उस फैक्टर्स को हम लोग ओवरकम कर लेंगे या माइनस कर देंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम मेंबर्स एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क इज ऑल्सो चेक, हमारे टीम मेंबर्स जो है उनकी परफॉर्मेंस को भी हम लोग देखेंगे और साथ में उनकी किस तरह की क्वालिटी है, वो जो वर्क कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस किस तरह का है, ये भी हम चेक करेंगे। A DPR, detailed project report has innumerable benefits in order to drive a project towards the path of success. DPR जो हमारा ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा का सौदा है और ये हमें ये बताता है कि उससे इसके थ्रू हम सक्सेस कर सकते हैं या सक्सेस के रास्ते पे चल सकते हैं। Hence it is vital to get a DPR prepared from an experienced person. ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि DPR जो है हम एक एक्सपीरियंस पर्सन से, ये हम एक्सपीरियंस फर्म से हम प्रिपेयर करवाएं, दैट होल्ड्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड हेल्प स्किल सेट टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ताकि हमारे पास एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो और साथ ही साथ स्किल सेट हो, ताकि हम किसी भी समय वापस नहीं आए प्रोजेक्ट से। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ रेलिवेंट एक्सपर्टाइज इन द फील्ड, और जो भी प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है उसके जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का पहले से भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक अप द टास्क ऑन हैंडलिंग, ताकि वो आसानी से इस टास्क को हैंडल कर सके, इस टास्क को आसानी से कंप्लीट कर सके। पुटिंग द DPR's प्रिपरेशन टास्क इनटू द हैंड्स ऑफ एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन ऑल्सो कॉज यू टू लूज ए लॉट ऑफ मनी। अगर DPR की प्रोजेक्शन के टास्क हम इस लोग इनएक्सपीरियंस पर्सन को देते हैं जिसके पास कोई तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ हम पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खो सकते हैं। सो चूज़ वाइजली, तो इसीलिए हमें होशियारी से इसे चूज़ करना है। सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर किया, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखा, उसके बाद जाके हमने और भी तमाम तरह के टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। हमने यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट को देखा, तो इन सारी चीज़ों पर हमने यहाँ पर फोकस किया। सो please like, subscribe and share my videos more and more. In next class we will discuss more on the next topic. Thank you.